So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the Newton's universal law of gravitation. तो क्लास 9th चैप्टर नंबर 10 जो ग्रेविटेशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इट वाज गिवन बाय द फेमस साइंटिस्ट न्यूटन. तो इसके कुछ एजम्पशंस और कुछ पॉइंट्स थे जो इस एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे. तो न्यूटन ने क्या बताया, अपने यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगी. उसी को उसने क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स. अब जो ये ऑब्जेक्ट है ना वो कोई भी हो सकता है. मैं और एक ये मार्कर भी हो सकते हैं, प्लैनेट सन भी हो सकता है, सन अर्थ भी हो सकता है. कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में जो फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या किया, उसी फोर्स का एक्सप्रेशन दिया कि जो वो फोर्स है वो डिपेंड किस पे करती है, वो हम इसी लॉ से पता करते हैं. तो इसी लॉ को पढ़ने से पहले कोई भी दो ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लेंगे. मान लो दिस इज द ऑब्जेक्ट ए और इसका मास हमने ले लिया m1. ठीक है, या हम इसको कैपिटल M से डिनोट कर दें इसके मास को. उसके अलावा एक अदर ऑब्जेक्ट था जो कि था B, इसको हम m2 मान लो या स्मॉल m मान लो. ठीक है, अब क्या होगा, ये एक दूसरे से अपार्ट है, एक दूसरे से दूर है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज r. ठीक है, तो न्यूटन ने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट A, इसकी जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो किसकी तरफ होगी, ऑब्जेक्ट B की तरफ. और जो ऑब्जेक्ट B है इसकी जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो टुवर्ड्स होगी A की तरफ. यानी क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो इनका मैग्नीट्यूड होता है ना वो भी बिल्कुल सेम होगा. यानी ऑब्जेक्ट A जितनी फोर्स से B ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा उतनी ही फोर्स से ऑब्जेक्ट B भी A को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो सबसे पहले पॉइंट में न्यूटन ने क्या बोला, द फोर्स is directly proportional to product of both masses. यानी जो ये फोर्स है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये किस पे डिपेंड करती है, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस पे, और हम उनका क्या कर देंगे, प्रोडक्ट. तो यानी ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, अगर इन दोनों का मास ज्यादा होगा या किसी का भी मास ज्यादा होगा तो जो ऑटोमेटिकली जो फोर्स आएगी वो होगी ग्रेटर. ठीक है, और ऑब्जेक्ट का मास कब बड़ा होगा, जब ऑब्जेक्ट खुद बड़ा होगा, उसमें एक्चुअल क्वांटिटी होगी. जैसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मास बहुत ज्यादा है तो उनके बीच में फोर्स भी बहुत ज्यादा आएगी. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. सेकंड पॉइंट न्यूटन ने क्या दिया, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ये थी सेकंड इक्वेशन. क्या बोला कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही कम क्या होगी, फोर्स. क्यों, फॉर एग्जांपल मान के भी चलो एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा दूर है तो उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया और ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यानी अगर उनके बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम. अगर उनके बीच में कम डिस्टेंस है तो ऑटोमेटिकली फोर्स क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा. By equation 1 and 2 we get the force is directly proportional to the product of the both masses and inversely proportional to the square of distance between them. अब इस प्रोपोर्शनल को साइन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड इन दिस केस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर G. The force is equal to the G m1 m2 divided by r square. ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जिससे जो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे जो हमारे पास m1 m2 है ये हमें पता है कि द मासेस हैं, मासेस ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट A एंड ऑब्जेक्ट B का. ठीक है, r हमारे पास क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस है. ठीक है, उसके अलावा जो कैपिटल लेटर G है
ये अपने पास है, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी क्या होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक है, इट नेवर चेंज, क्योंकि कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू है। तो जी की हमारे पास वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। अब ये भी मैं बताता हूँ ये कैसे आई, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं जो फोर्स है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, ये वो फोर्स है, और ये किस चीज पे डिपेंड कर रही है, प्रोडक्ट ऑफ द बोथ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम जी की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, जी को यहीं रख दो और बाकी चीज को क्या कर दो, दूसरी तरफ ले जाओ। तो क्या होगा, यहाँ देखो, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, हम क्या करते हैं, जी को यहीं रख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एफ आर स्क्वेयर। अब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में हो जाएंगे, m1 m2। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसकी वैल्यू ऐसे निकाली गई थी, और जो आई थी 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब जो जी की वैल्यू है ये तो हमें पता चल गई, अब इसकी यूनिट क्या होगी ये कैसे पता करें। देखो क्या क्या है, ये डिपेंड करता है फोर्स पे, तो फोर्स किसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, न्यूटन। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। नीचे क्या है, मासिस है, और मासिस क्या होता है, केजी। तो केजी इंटू केजी, केजी का स्क्वायर, और वो भी डिवाइड में है, डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। आपकी जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनमें क्या होगा, कोई भी दो ऑब्जेक्ट का मासेस गिवन होगा, उनके बीच का डिस्टेंस गिवन होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपको ये वाली सेम फिल करनी है, तो जिससे आप क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन था, ये कैपिटल जी की वैल्यू थी, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल की बात करता हूं। एक सिंपल न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है, उनका मास m1 m2 है, ऑब्जेक्ट ए का मास डबल हो गया और ऑब्जेक्ट बी का मास भी डबल हो गया, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी उस पर क्या इंपैक्ट होगा। तो देखें, फोर्स क्या होता है, कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्वेश्चन क्या था कि जो दोनों ऑब्जेक्ट का मासेस है ना वो डबल हो गया, जिससे क्या होगा, डबल हो गया तो डबल वैल्यू पुट कर दो, 2m1 हो गया, और ये क्या हो गया, 2m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 4 कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी जो न्यू फोर्स है ना वो पहले वाली फोर्स का 4 टाइम है। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही सिंपल है कि यहाँ आप क्या करो, यहाँ बस वैल्यू पुट कर दो। मान लो इसकी जगह क्या होता कि पहले का मास क्या था, वो 3 हो गया और दूसरे का मास 2 हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यू केस में क्या हो जाएगा, 6। तो जो नई फोर्स आएगी वो क्या होगा, 6 टाइम्स होगी फर्स्ट फोर्स की। इसी तरह से डिस्टेंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। मान लो क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट ए और बी है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब क्या हुई, उसी जो उनके बीच में जो डिस्टेंस था ना उसको हमने हाफ कर दिया, तो न्यू फोर्स पे क्या इंपैक्ट होगा, तो जल्दी से देखते हैं। F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इन्होंने क्या किया, जो उनके बीच का डिस्टेंस है ना इसको हाफ कर दिया, तो हाफ कर दो भाई, m1 m2 डिवाइडेड बाय, अब देखो पहले r था, अब क्या कर दिया, हाफ कर दिया, यानी r/2 कर दिया, r/2, और इसका स्क्वायर तो है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय, अब r का स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, तो यानी क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो नई फोर्स क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी फर्स्ट फोर्स की। यहाँ देखिए, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, जिससे क्या होगा, न्यू फोर्स पता चल जाएगी। अगर ग्रेविटेशन फोर्स दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बीच में थी और अब क्या किया, उनके बीच का डिस्टेंस अगर हमने हाफ कर दिया, तो जो नई फोर्स आएगी वो क्या होगी, पुरानी वाली फोर्स के 4 टाइम्स आएगी। सेम ऐसे ही क्वेश्चन क्या करूं कि ऑब्जेक्ट ए और बी के बीच में कोई भी फोर्स थी, उनके बीच में अब क्या किया, जो डिस्टेंस था उसको डबल कर दिया, तो क्या इंपैक्ट होगा, जल्दी से दोबारा देख लेते हैं।
जी m1 m2 डिवाइडेड बाय, अब क्या किया, उनके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया, ठीक है। तो क्या कर दिया, 2r कर दिया, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4r स्क्वायर। देखो यहाँ क्या होगा, f इज इक्वल टू 1/4 f1, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, जो नई फोर्स होगी ना, तो पहले वाली फोर्स का 1/4 हो जाएगी अगर उन उसका डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल सी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली फोर्स क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। तो कितनी कम आएगी वो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट का मास बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल बनते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। सबसे पहले इनके पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, उसके बाद इसका एक्सप्रेशन, उसके बाद कैपिटल जी की वैल्यू और कैपिटल जी की एसआई यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा जाता है कि अगर डिस्टेंस और मास में चेंज आता है तो न्यू फोर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते, और आने वाली वीडियोस में हम जो पर्टिकुलर वैल्यू होंगी उनको पुट करके भी न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इफ यू न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।